चलिए, आज हम लोग नदियों के टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, नदियों के टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं और इसके बाद जो है वहाँ पे देखते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था हिमालय की नदियों को देखा था, प्रायद्वीपीय भाग को हमने, प्रायद्वीपीय भाग और हिमालय दो नदी अपवाह तंत्र में मैंने बांटा था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आज जो है हम लोग जो क्लास है वो रहेगी प्रायद्वीपीय नदियों की। हमने जो है गंगा और सिंधु और ब्रह्मपुत्रा तीनों अपवाह तंत्र के बारे में मैंने बता दिया था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा अपवाह तंत्र, तो आज हम लोगों को पढ़ना है प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र में जो हमें पढ़ना है, तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं मैंने पहले ही बताया था। और प्रायद्वीपीय भाग में जो नदियां निकलती हैं वो पश्चिमी घाट से निकलती हैं। प्रायद्वीप भाग ये है भारत का। ठीक है, ये जो देखो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है और एक तरफ स्थल से लगा हुआ, इसी को प्रायद्वीप बोलते हैं। और प्रायद्वीप भाग में जो ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट जल विभाजक का काम करता है। ठीक है, पश्चिमी घाट से देखो नदियां पूरब की ओर बह रही हैं और पश्चिम की ओर बह रही हैं। तो जो पूरब की ओर नदियां बह रही हैं, आप देखिएगा वहां ध्यान से, तो आपको दिख जाएगा कि जो पूर्व की ओर नदियां बह रही हैं उनकी लंबी दूरी है, वो बहुत लंबी दूरी तय करते हुए और बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगर बात करें हम जो पश्चिम दिशा में नदियां बहती हैं, तो जो पश्चिम दिशा में नदियां बहती हैं उनमें देखो अरब सागर में गिरती हैं और उनकी लंबाई बहुत कम है। देखो बहुत कम लंबाई में बहती हैं, देखो ठीक है, तो इसीलिए ये लोग जो है डेल्टा नहीं बना पाती हैं। क्यों? क्योंकि डेल्टा बनाने के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है और मिट्टी उतना उनके पास होता नहीं है, तो कम दूरी तय करती हैं, इसलिए सीधे अरब सागर में गिर जाती हैं। ठीक है, ज्वारदार मुख बनाती हैं। और ज्वारदार मुख में मतलब क्या होता है कि ज्वार का पानी, जब ज्वार आता है तो उसका पानी उनके मुख में प्रवेश कर जाता है नदियों के, तो इसीलिए उसको कहते हैं ज्वारदार मुख। और जो नदियां पूर्व की ओर बहती हैं वो सब देखो डेल्टा का निर्माण करती हैं और लंबी दूरी तय करती हैं। तो पश्चिमी घाट जो है प्रायद्वीपीय नदियों का स्रोत है और पश्चिमी घाट जो है ये जल विभाजक का काम करता है। देखो जल को दो भागों में इसने बांट दिया, एक पूरब की ओर, एक पश्चिम की ओर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो पश्चिमी घाट है ये प्रायद्वीपीय भारत का एक महत्वपूर्ण पर्वत है और जहां से नदियां दोनों दिशाओं में बहती हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो लिखा है कि हिमालयी तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र प्राचीन है। ठीक है, ये मतलब कि हिमालय जो है बाद में उत्थान हुआ, जबकि प्रायद्वीपीय नदी जो तंत्र है ये बहुत प्राचीन है। ठीक है, बहुत पहले से नदी तंत्र है। ठीक है, और नदियां बहुत प्राचीन काल से बहती चली आ रही हैं। पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक है, जिसकी मैंने अभी चर्चा किया आपसे कि पश्चिमी घाट जो है वो प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जो है जल विभाजक का काम करता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, पश्चिमी घाट में नदियां पूर्व तथा पश्चिम दोनों दिशाओं में बहती हैं। पूर्व नदियां और पश्चिम दोनों दिशाओं में बहती हैं, मैंने अभी इसकी भी चर्चा किया। तो दोनों दिशाओं में नदियां बहती हैं, ये बात भी याद रखना। ठीक है, दोनों दिशाओं में नदियां बहती हैं ये। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो पूर्व दिशा में बहने वाली नदियां लंबी हैं। अभी मैंने चर्चा किया कि जो पूर्व दिशा में नदियां बहती हैं वो बहुत लंबी हैं। ठीक है, देखो ये बात बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, क्योंकि नदियों, प्रायद्वीपीय नदियों को समझ गए तो आपका समझ लो आधा काम हो जाएगा। नदियों को समझना है। ठीक है, तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, उन पर गौर करना। तो पूर्व दिशा में बहने वाली नदियां लंबी हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि पश्चिमी घाट दिशा में बहने वाली नदियां जो है छोटी हैं और लंबाई में छोटी हैं और अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, यही मैंने आपको बताया था कि ये इसकी विशेषता यही है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे मैंने मैप में आपको दिखा भी दिया है कि जो पश्चिमी घाट है वो जल विभाजक का काम करता है। ठीक है, जल विभाजक का काम करता है और जन नदियां जो है पूर्व दिशा में बहती हैं। ठीक है, और वो लंबी है, बहुत ज्यादा लंबी है, जबकि जो पश्चिमी दिशा में नदियां बहती हैं वो छोटी हैं और देखो वो सीधे अरब सागर में गिर जाती हैं। और जो बंगाल खाड़ी में जाती हैं बहुत लंबी दूरी तय करती हैं, तो बहुत सारा नदियों में अवसाद होता है और जब अवसाद होगा तो वही अवसाद जा करके वहां डेल्टा का निर्माण करता है। तो इसीलिए जो पूर्व की ओर नदियां बहती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, लेकिन जो पश्चिम की ओर नदियां बहती हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक नदियों की बात कर लेते हैं। तो लिखा है भी आगे
कि प्रायद्वीपीय भारत अरब सागर में गिरने वाली नदियां प्रायः ज्वारदान मुख एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, ज्वारदान मुख बार बार आएगा तो अपन कंफ्यूज मत होना। ज्वारदान मुख का मतलब यही होता है कि नदियां जब सीधी गिरती हैं अरब सागर में तो डेल्टा बनाती नहीं है, ज्वार का पानी इनके मुख में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, इनके मुख में प्रवेश कर जाता है तो उसी को हम बोलते हैं ज्वारदान मुख, और इंग्लिश में बोलते हैं एस्चुरी। ठीक है, जैसे नर्मदा तापी नदियां जो है ये ज्वारदान मुख का निर्माण करती हैं। ठीक है, जबकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, तो ये नदियां अपना डेल्टा बनाती हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा पूरी बात। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह दिशा। प्रायद्वीपीय नदियों का जो अपवाह दिशा है, अब उसकी चर्चा हम करेंगे पहले। तो अपवाह दिशा क्या है, अब यह ध्यान से समझना सब लोग। ठीक है, देखो ध्यान से इसको समझना है कि जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये पूर्व वाहित नदियां हैं और पश्चिमी वाहित नदियां भी, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे दिया है कि मैंने पूरी लिस्ट बना दिया है जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। जैसे पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियां, एक तरफ लिखा है पश्चिमी दिशा की ओर बहने वाली नदियां। तो जो पूर्व दिशा की ओर नदियां बहती हैं वो कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, और ये नदियां जो पश्चिमी दिशा में बहते हुए जाती है वो कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। तो बंगाल की खाड़ी में नदियां जो गिरती हैं वो पूर्व से बहती हुई जाती हैं, और जो पश्चिम की ओर नदियां बहती हैं वो कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में। और ये नदियों की लिस्ट मैंने दे दिया है, अब आपके समझ में आ जाएगा। जैसे महानदी जो उड़ीसा में बहती है ये भी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, डेल्टा बनाती है। गोदावरी नदी ये भी बंगाल की खाड़ी में, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और कुछ अन्य नदियां भी हैं जो जाकर के अरब बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं माही नदी की। यहाँ की जो नदियां अरब सागर में अपना जल गिराती हैं उसमें कौन कौन नदियां हैं, तो माही है, प्रमुख है, नर्मदा है, तापी है, पेरियार है, साबरमती है। ठीक है, ये कुछ अन्य नदियां हैं जो और कुछ अन्य नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं और उनका महत्व है। ठीक है, जब भी हमें उनको पढ़ना है, अच्छे से उनको समझना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब आगे हम बढ़ते हैं तो नदियों के बारे में। तो पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियां, जो नदियां पूर्व दिशा की ओर बहती हैं और अरब बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, उनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर आपको महानदी के बारे में बताया गया है। ठीक है, मैप में दिख रहा होगा। मैकाल पर्वत श्रेणी में अमरकंटक है, आपको सबको पता होगा। मैकाल जो पर्वत श्रेणी है ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है और अमरकंटक उसकी सबसे ऊंची चोटी है। उसी के साउथ में एक पर्वत है सिहाबा पर्वत है छत्तीसगढ़ में, वहीं से महानदी निकलती है और देखो ये आकर के बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, डेल्टा का निर्माण करती है, ये बात याद रखना। ठीक है, कहाँ से नदी निकली, सिहाबा पर्वत से, कहाँ गिरी, बंगाल की खाड़ी में। दो बात याद रखना, ये मध्य प्रदेश में भी थोड़ा बहती है, छत्तीसगढ़ में भी बहती है और उड़ीसा में भी बहती है। ठीक है, उड़ीसा में इसका बहुत बड़ा महत्व है, छत्तीसगढ़ में। अब गौर करना, यह नदी अमरकंटक, देखो यहाँ बने वहां जो समझा है उसी को यहाँ मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, यह नदी अमरकंटक मैकाल पर्वत के दक्षिण भाग में सिहाबा पर्वत से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। बंगाल की खाड़ी में क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। इस नदी पर उड़ीसा में हीराकुंड बांध बनाया गया है। ठीक है, हीराकुंड बांध जो है ये उड़ीसा में है और एक बात याद रखना, ये विश्व का सबसे लंबा बांध है, कहीं लिख लेना, हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है जो उड़ीसा में स्थित है और यहाँ से विद्युत का उत्पादन होता है। और इस जो परियोजना है इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 1956 के बाद किया गया था। और इन्हीं बांधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था ये आधुनिक काल के मंदिर हैं। ठीक है, जितने भी बांध बनाए गए थे उनको जवाहरलाल नेहरू ने संज्ञा दी थी, आधुनिक काल के मंदिर की संज्ञा दी थी। ठीक है, आधुनिक काल के मंदिर हैं ये। क्यों आधुनिक काल के मंदिर है, क्योंकि आज इन्हीं से हमें विद्युत का उत्पादन हो रहा है और हमें ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है, उसके पीछे कारण यही बांध ही है। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट की।
तो संभलपुर, संभलपुर और कटक, कटक सुना होगा उड़ीसा का प्रमुख शहर है और संभलपुर भी उड़ीसा का प्रमुख शहर माना जाता है। ठीक है, ये दोनों शहर जो है कहाँ है, तो ये दोनों शहर इसी नदी के किनारे स्थित हैं। कटक भी पूछा जाता है, अगर मान लो संभलपुर ना पूछे कोई बात नहीं, लेकिन कटक पूछा जाता है कि कटक किस नदी के किनारे है, तो कटक जो है उड़ीसा ये महानदी के किनारे है। कटक इंपॉर्टेंस क्या है, कटक में जो है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। कटक में ही राष्ट्रीय, भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहे लिख लेना आप लोग, तो कटक में वो स्थित है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय वो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। ठीक है, अगला है, यह नदी छत्तीसगढ़ में मैदान का निर्माण करती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको नोट करना बहुत जरूरी है, ये बात को समझना कि छत्तीसगढ़ में नदी जब बहती है तो ये मैदान बनाती है और उस मैदान में चावल की खेती बड़े पैमाने पर होती है और चावल की खेती इतनी ज़्यादा होती है कि उसको कहा जाता है, ये छत्तीसगढ़ में महानदी के मैदान को कहा जाता है धान का कटोरा। ठीक है, इसे धान के कटोरा की संज्ञा दी जाती है। ठीक है ना, क्यों धान कटोरा, क्यों बाउल ऑफ राइस इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत छोटा सा क्षेत्र है, बिल्कुल जैसे कटोरे जैसा, और उसमें बहुत ज़्यादा चावल की खेती होती है, तो इसीलिए इसको पूछा जाएगा एग्जाम में कि धान का कटोरा किस नदी बेसिन को कहा जाता है, महानदी बेसिन को। किस राज्य में है, छत्तीसगढ़ राज्य में है। ठीक है, ये बात दोनों याद रखना आप लोग। इसके अलावा महानदी की दो सहायक नदियां हैं, तो दो सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, एक है तेल और एक है बाघ नदी। दोनों मैंने यहाँ बना दिया है, तेल नदी और बाघ नदी, ये दोनों इसकी सहायक नदियां हैं जो उड़ीसा में और वो छत्तीसगढ़ में बहते हुए महानदी में आके मिलती हैं। तो एक बात आप लोगों को मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि सहायक नदियां हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, कि सहायक नदियां कौन सी हैं और उस सहायक नदियों के नाम क्या हैं और वो सहायक नदियां किसकी हैं। तो याद रखना, नदी कि सहायक नदियां याद करना बहुत जरूरी है, वो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन आएगा तो वहां से आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आगे से बात ध्यान देना कि नदी को याद करना बेहद जरूरी है, सहायक नदियों को भी। ठीक है, अब हम लोग महानदी के बारे में मैंने बताया और इसकी लंबाई कितनी है, तो वही 858 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, वो बताया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गोदावरी नदी की। गोदावरी नदी जो है, याद रखना, ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है और पूरे भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है ये। गंगा के बाद सबसे अधिक लंबाई इसी गोदावरी नदी की ही है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। ठीक है, 1465 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और यह भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, गोदावरी। और गोदावरी का महत्व क्यों बहुत ज्यादा है, तो गोदावरी जो है नदी जो है दक्षिण भारत में बहती है और ये जो है इसका इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पर भी कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, तो कुंभ का मेला 4 जगह पे लगता है, मैं एक बार लिखवा देता हूँ, आप लोग लिख लेना। कुंभ का मेला 4 जगह लगता है। पहला है हरिद्वार में, दूसरा है इलाहाबाद के प्रयागराज में संगम पे, तीसरा है उज्जैन में क्षिप्रा नदी पे, और चौथा है गोदावरी नदी पे का नासिक जिले में। ठीक है, तो गोदावरी में नासिक जिले में भी ये कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ गौर करना, गोदावरी की अगर बात करें तो यह नदी महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर पर्वत पश्चिमी घाट से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है, नासिक जिले में ही त्र्यंबकेश्वर पर्वत से निकलती है यह नदी। नासिक जिले में आप लोगों ने सुना होगा, नासिक जिले में ये शिरडी वाले साईं बाबा भी का वहाँ पर उनका आश्रम है और उनका वहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर है। कुछ लोग हो सकता गए हों या कुछ लोग सुने हों या उनके कुछ लोग भक्त हों, तो ये नासिक जिले में ही है और वो गोदावरी नदी के किनारे बिल्कुल है। वो जो आश्रम उनका है जहाँ लोग शिरडी लोग घूमने जाते हैं वो बिल्कुल गोदावरी नदी के किनारे है। लोग कई लोग वहाँ स्नान करने के बाद आकर के वहाँ पे जो है उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आयु, गोदावरी नदी की विशेषता क्या है, आयु बहुत पुरानी नदी है, आकार में बड़ी है और लंबाई में गंगा के समान होने के कारण इसे दक्षिण की गंगा या बृहद गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है।
ठीक है। गोदावरी नदी गंगा नदी के समान लंबाई है, आकार में बड़ी है, काफी पुरानी है, इसीलिए इसको दक्षिण की गंगा, बृहद गंगा और वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, इसके अलावा ये जो है नदी की जो विशेषता है उसमें अगर हम बात करें तो सहायक नदियां, देखो मैंने इसका मैप भी बना दिया है जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे गोदावरी की सहायक नदियां, तो मैंने यहाँ पे देखो बायां और दायां बांट दिया है, तो आप दायां बायां कंफ्यूज मत होना। नदी जिस दिशा में बह रही हो उसी दिशा में अपने आप को खड़ा कर देना, जो है जो हमारा दायां बायां होगा वही दायां बायां किसका होगा, नदी का भी होगा। ठीक है, अब गौर करना, नदी का अगर हम बायां दायां बात करें तो दायां क्षेत्र यह है और बायां वाला भाग यह है, तो दायां और बायां अब याद रखना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब गोदावरी की बाईं सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो देखो मैंने सारी नदियों को क्रम से लिख दिया है जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे दुधना, पूर्णा, पेनगंगा, बेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सिलेरू। सिलेरू कई बार यूपीएससी में पूछा जा चुका है कि सिलेरू किसकी सहायक नदी है, तो सिलेरू किसकी सहायक नदी है, तो ये गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, ये बात याद रखना, ये जहाँ वहां पे बहती है आंध्र प्रदेश में आकर के उससे मिलती है। लेकिन एक बात मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि इन सब सहायक नदियों को याद करना बहुत जरूरी है। जैसे मैप आप बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे दुधना, ये 22 सहायक नदियां हैं, पूर्णा, पेनगंगा, बेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, ये वही इंद्रावती नदी है जो दंडकारण्य क्षेत्र से निकलती है, बस्तर के पठार से निकल के गोदावरी में आके मिलती है, जो मैंने बताया था जब वहां पठार पढ़ाया था। तो इंद्रावती को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी मानी जाती है ये वहां पे इंद्रावती। ठीक है, और सिलेरू, ये नदियां बहती हैं जो बाईं तरफ से आकर के गोदावरी में मिलती हैं। लेकिन अगर हम दाईं तरफ की नदियों की बात करें तो दाईं तरफ की नदियां 4 नदियां प्रमुख हैं, जैसे एक है प्रवर, एक है मूला, एक है मंजरा और एक है मोहेर। तो ये 4 नदियां हैं जो दाईं तरफ से आके मिलती हैं, और इतनी नदियां हैं जो आपको जो है बाईं तरफ से आके मिलती हैं। तो दायां बायां इसलिए मैंने दोनों अलग अलग लिख दिया है, मैप में आपको दिखा भी दिया है कि जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो देन आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, इसके अलावा आपके आगे बढ़ते हैं तो इस नदी की एक विशेषता और है कि औरंगाबाद और नासिक दोनों शहर इसी नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है ना, औरंगाबाद के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा। औरंगाबाद हमारे देश में 2 जिले हैं, एक जिला महाराष्ट्र में है और एक जिला बिहार में है, 2 औरंगाबाद है। तो ये जो औरंगाबाद है महाराष्ट्र में, ये औरंगजेब के नाम पर बनाया गया है औरंगाबाद, और औरंगाबाद में ही औरंगजेब की कब्र है। ठीक है, वहां बीबी का मकबरा है, आप लोग नेट पे कभी सर्च करना बीबी का मकबरा, तो बीबी के मकबरा आप देखोगे बिल्कुल ताजमहल जैसा है वो, लेकिन ताजमहल से छोटा है, इसीलिए उसको कहते हैं ताजमहल की जुड़वा बहन कहते हैं उसको। ठीक है, ताजमहल की जुड़वा बहन कहते हैं, बिल्कुल आप ताजमहल जैसा दिखेगा वहां पे, बस अंतर क्या है कि उसका आकार में छोटा है, और वहीं पर औरंगजेब की वो कब्र है। ठीक है, उसकी बीबी और उसकी कब्र वहीं पे है। तो मुगल बादशाहों में एकमात्र ऐसा मुगल बादशाह है जिसकी कब्र जो है दक्षिण भारत में है, और किसी की कब्र दक्षिण भारत में नहीं है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। ठीक है, तो औरंगाबाद वहीं पे है, और औरंगाबाद में ही दौलताबाद है जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी बनाई थी। और इसकी विशेषता क्या बता देता हूँ औरंगाबाद की, औरंगाबाद में ही एलोरा और अजंता की गुफाएं भी हैं, ये भी नोट कर लेना। तो औरंगाबाद का हमारे सांस्कृतिक, हमारे इतिहास, हमारे भूगोल सबके दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है औरंगाबाद का। ठीक है, तो ये बात मैंने सब बता दिया जिससे आपको याद रहे। ठीक है, अलोरा, अजंता सबकी गुफाएं इसी औरंगाबाद में स्थित हैं। ठीक है, अब हम अगर बात करें अगला की, तो इस नदी पर विशेषताओं की बात करें तो इस नदी पर 2 बांध बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और बांध भी मैंने इसलिए यहाँ लिखवा दिया है। तो बांध जो दोनों इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से बांध हैं, तो इस नदी पर पोचमपाद बांध है, पोचमपाद आंध्र प्रदेश में है, और रामगुंडम बांध तेलंगाना में है, ये दोनों इसी नदी पर बनाए गए हैं।
जो पोचमपद बांध है, परियोजना है, और रामगुंडम परियोजना है, दोनों जो है विद्युत उत्पादन की परियोजना है। परियोजना कभी आ जाए तो इसको समझ लेना कि ये उसके बांध परियोजना से जुड़ा हुआ है, और ये दोनों विद्युत उत्पादन करते हैं। और पोचमपद जो परियोजना है ये यूपीपीसीएस में 10 बार आ चुका है, क्वेश्चन ऐसे अलग अलग एग्जामों में 10 बार आ चुका है, और यूपीएससी में भी 2-3 बार ये पूछा जा चुका है। तो इसलिए आप लोग इसको जरूर याद रखना कि और रामगुंडम परियोजना दोनों कहाँ और किस नदी पर है, मैंने बता दिया है। इसको बहुत अच्छे से याद करोगे, बार बार रिकॉल करोगे तो आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कृष्णा नदी की, ठीक है। अब हम कृष्णा नदी की अगर बात करें तो कृष्णा नदी यह भी महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में स्थित महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर बहुत पर्यटक का स्थान है, वहाँ पे बहुत टूरिज्म का विकास हुआ है, ठीक है। तो पर्यटक, ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र में बहुत सारी फिल्म का शूटिंग भी यहाँ होती रहती है, तो वहीं से ये नदी निकलती है, कृष्णा निकलती है महाराष्ट्र में, ठीक है। यह चापाकार डेल्टा बनाती है। चापाकार डेल्टा मतलब ये होता है कि चौड़ाई इसकी ज्यादा है, इस डेल्टा की चौड़ाई बहुत ज्यादा है, ऐसे चौड़ाई बहुत ज्यादा, इसलिए इसको चापाकार डेल्टा बोलते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हमारे देश में ऐसी कौन सी नदी है जो बंगाल खाड़ी में गिरती है और चापाकार मतलब चौड़ाई में अधिक डेल्टा का निर्माण करती है, तो वो है कृष्णा नदी, याद रहेगा आपको। इसके अलावा यह नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? कृष्णा। पहली कौन है? गोदावरी, ठीक है। और पूरे भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा, ठीक है। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1400, लगभग 1400 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, ठीक है। और इस नदी पर कितने बांध स्थित है? 3 बांध बनाए गए हैं। कौन कौन से? बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं, इसको जरूर याद रखना। तो कृष्णा नदी पर 3 बांध कौन कौन से हैं? तो नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में है, अलमाटी बांध कर्नाटक में है, और श्रीशैलम परियोजना यह भी आंध्र प्रदेश में है, स्थित है। अलमाटी बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है, ये कर्नाटक में है। और नागार्जुन श्रीशैलम परियोजना तो आपको पता भी होगा, ये एकदम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे है, और श्रीशैलम परियोजना ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अगर तो कृष्णा नदी की सहायक नदियों की बात करेंगे। तो कृष्णा नदी की सहायक नदियां देखो मैंने लिख दिया है, बाईं सहायक नदी और दाईं सहायक नदी, ठीक है। और सबको मैंने यहाँ बना दिया है। तो बाईं सहायक नदियां कौन कौन सी हैं और दाईं सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, मैंने यहाँ सब लिख दिया है, बना दिखा देता हूँ। पहले हम बात करेंगे बाईं सहायक नदियों की। तो बाईं सहायक नदियों में जैसे एक यहाँ पे है भीमा, डिंडी, मूसी और मुनेरू। आप पेज नंबर 27 पर जाएंगे, वहां भी आपको मिल जाएगा एटलस में। तो भीमा, डिंडी, मूसी और मुनेरू, ये चारों नदियां जो हैं, या 3 लिख दिया मैंने, एक आप लोग यहाँ बढ़ा लीजिएगा। तो 3 नदियां मैंने लिख दिया है, 4 नदियां टोटल हैं जो बाईं तरफ से आकर के कृष्णा में मिलती हैं। लेकिन दाईं तरफ से कौन कौन नदियां मिलती है? तो उसमें है कोयना नदी, वर्णा नदी, पंचगंगा, दूध गंगा। याद रखना, पंचगंगा और दूध गंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कई बार पूछा जा चुका है कि किसकी सहायक नदियां हैं। तो मैंने सब बना दिया है सबके बारे में। इसके बाद घाट प्रभा, तुंगभद्रा और मालप्रभा, ये सारी नदियां जो हैं किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सब सहायक नदियां हैं कृष्णा की, और सब बाईं तरफ से आकर के मिलती हैं। मैंने पूरा मैप में इसलिए दिखा दिया है कि नदी कहाँ से निकलती है। जैसे महाबलेश्वर से निकलती है, और कहाँ गिरती है? तो डेल्टा का निर्माण करती है कहाँ? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। बे ऑफ बंगाल, BOB कहीं भी लिखा होगा तो समझ लेना कि बे ऑफ बंगाल की बात मैं कर रहा हूँ। इसको जो है बैंक ऑफ बड़ौदा मत समझना,